नमस्कार साथियों, बटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ रहे थे राज्य विधानमंडल के बारे में, जिसमें हमने विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। आज जो हम चर्चा का विषय है अपना, जैसे कि आपको दिख रहा है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये मुख्यमंत्री का पद क्या है, कैसे होता है, कैसे नियुक्ति होती है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, कैसे हटाया जाता है, तमाम उन मुद्दों को, तमाम उन छुए अनछुए पहलुओं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे जिनका संबंध मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से है। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहां नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहां पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी, थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260, महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के, प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है।
तो फटाफट हमारी एंड्रॉयड ऐप भटनेर IAS डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूं कि जिस स्टूडेंट्स ने मेरी प्रधानमंत्री वाली वीडियो देखी है, लगभग उसी की कॉपी, मैं ये नहीं कह रहा कि हूबहू उसकी कॉपी है, लेकिन लगभग कॉन्सेप्ट सेम है जो प्रधानमंत्री का है। बस आपको इतना ख्याल रखना है, केंद्र में जो रोल प्रधानमंत्री का है, राज्य में वही रोल मुख्यमंत्री का है। लेकिन अगर कोई नया साथी, नया मित्र वीडियो देख रहा है तो उस तरीके से हम इसको दोबारा से भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जिन्होंने प्रधानमंत्री वाली वीडियो देख रखी है उनके लिए भी हम कुछ नए फैक्ट इसमें ऐड करेंगे, और जो पहले से देख रहे हैं या यूं कहें कि जो नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको भी ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। तो चलो मित्रों, ज़्यादा देर न करते हुए हम मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री के बाद हम बात करेंगे मिनिस्ट्री की, कि मिनिस्ट्री क्या होती है, कितने स्तर के, कितने प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं, उन सब बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री को यहाँ पर मैं CM से संबोधित करूंगा, CM लिखूंगा शॉर्ट में ही, CM। जब हम किसी भी बिंदु को, किसी भी टॉपिक को शुरू करते हैं तो मैंने आपको एक पढ़ने का मेरा एक क्रम बता रखा है, जिसमें हम सबसे पहले पद की बात करते हैं कि वो पद क्या है, किस अनुच्छेद में उसका उल्लेख है, उसकी क्या स्थिति है। उसके बाद हम उस पद से संबंधित योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर उस पद से संबंधित नियुक्ति का प्रावधान क्या है, नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति के बाद शपथ, कार्यकाल हटाने की प्रक्रिया, वह जो पद है वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, और उसके क्या क्या कार्य, दायित्व और शक्तियां हैं, ये हम पढ़ रहे हैं लगातार पिछले 4-5 महीने से। तो मुख्यमंत्री को भी हम उसी क्रम में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। तो मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी, आपको दोबारा से बता दूं, दोहरा दूं उस बात को मैं, कि राष्ट्रपति के कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, अगर हम उनमें 89 जोड़ दें, जो प्रेसिडेंट के जो अनुच्छेद हैं अगर उसमें 89 जोड़ दें तो वो गवर्नर के अनुच्छेद बन जाएंगे, यानी कि राज्यपाल। कॉन्सेप्ट सेम होगा, जैसे हमने अनुच्छेद 85 में 79 जोड़े थे, अनुच्छेद 72 में, 73 में, 74 में, सभी में। तो यहां पर भी अगर हम प्रधानमंत्री के अनुच्छेदों में 89 जोड़ देंगे, अगर हम प्रधानमंत्री के अनुच्छेदों में 89 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, CM के अनुच्छेद बन जाएंगे। एक बात क्लियर हो गई, यानी कि हमें अनुच्छेदों को रटना नहीं पड़ेगा। अगर हमें प्रधानमंत्री के अनुच्छेद 74, 75, 78 पता है तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना, 89 जोड़ना है, और वो बात सेम की वैसी रख देनी है जैसी प्रधानमंत्री के बारे में है, और आपका ये मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। मैं दोनों का यहाँ पे तुलना कर दूंगा। जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके सामने एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत हो जाएगा, और जो नए विद्यार्थी हैं उनको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे पहले बात करता हूँ प्रधानमंत्री की। देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में हमने पढ़ा था कि किस पद में इसका उल्लेख है। तो हमने आर्टिकल 74 में पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। देखिए क्या लिखा था कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की हेल्प करने के लिए एक मिनिस्ट्री होगी, और उस मिनिस्ट्री का जो चीफ होगा, जो लीडर होगा, वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री होगा। और मैंने आपको बता रखा है कि एक अनुच्छेद, उसके सामने एक पद, उसके सामने होगा शब्द आ जाए तो आप ये मान के चलिए कि उसी अनुच्छेद में उस पद का उल्लेख है। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पद का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है, 74 में। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं CM के बारे में। CM के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अनुच्छेद आपको क्या करना है, 74, और अनुच्छेद 74 में आपको कितने जोड़ने हैं, 89, और ये कितने हो जाएंगे, 163। अब आपको लिखना है अनुच्छेद 163। यहां पे हमने लिखा था कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यहां पे हम क्या लिखेंगे, राज्यपाल को सहायता करने के लिए
एक मंत्री परिषद होगी, मिनिस्ट्री होगी, और उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा, जो चीफ होगा, वो कौन होगा? सीएम होगा। देखिए मित्रों, बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ा सा अपने दिमाग को एकाग्र करें, मुझे लगता नहीं है कि इस चीज को रटना पड़ेगा। बिल्कुल वैसा का वैसा उतार के मैंने यहां पे रख दिया है, सिर्फ 89 जोड़ा है, और बस जो केंद्र में पद है वहां पे राज्य वाले पद रखे हैं मैंने। राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। सेम बात मैंने यहां पे लिख दी। अब इसी में आगे चलता हूं मैं, राष्ट्रपति वाले में, प्रधानमंत्री वाले में। राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। क्लियर? राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेगा। परामर्श यानी जो मंत्री परिषद कहेगी उसी के परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति काम करेगा। हालांकि आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जो मिनिस्ट्री ने कह दिया राष्ट्रपति को वो करना ही होगा, बाध्यता नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर कार्य करेंगे। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? राज्यपाल को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, इस मंत्री परिषद का मुखिया सीएम होगा, राज्यपाल इस मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेगा। यानी कि सेंटर में राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य कर रहा था, तो राज्य में राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करता है। क्लियर? बस थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा अगर हम देखें तो राष्ट्रपति के बारे में इतना लिखा गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेगा, जबकि यहां पे एक बात और लिखी गई है राज्यपाल के बारे में कि कुछ बातों को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ घटनाओं को लेकर राज्यपाल के पास स्वविवेकीय शक्तियां हैं। स्वविवेकीय यानी कि कुछ काम तो राज्यपाल को मंत्री परिषद के परामर्श पर करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, जैसे में हमने महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ क्षेत्रों के बारे में बात की थी, राज्यपाल वाली वीडियो में देख लेना। तो वहां पर जो राज्यपाल के पास स्वविवेकीय शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के बारे में ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा गया है। अब अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा पद अपने स्वविवेक से निर्णय लेने में सक्षम है, और वहां पे आ जाए राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऐसे करके मान लीजिए 4 आपको ऑप्शन दे दिए गए, तो हमारा कॉमन सेंस ये कहेगा कि भाई राज्यपाल अगर राष्ट्रपति की तुलना करें तो राष्ट्रपति ही अधिक पावरफुल होता है, तो शायद ये शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी, जबकि नहीं है। स्वविवेक से निर्णय लेने की शक्ति राज्यपाल में है, और वो अनुच्छेद 163 में साफ साफ उल्लेखित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो उसके लिए एक अनुच्छेद भी लिख रखा है, अनुच्छेद 163, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। तो देखिए सीएम के बारे में हमने क्या पढ़ा? राज्यपाल को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, इस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? सीएम होगा। राज्यपाल इस मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेगा, लेकिन कुछ मुद्दों में राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए निर्णय ले सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब अनुच्छेद 163 हो चुका। अब देखिए हमने यहाँ पे एक और अनुच्छेद लिखा था, अनुच्छेद 75, और अनुच्छेद 75 में हमने ये लिखा था, ये प्रधानमंत्री के बारे में है। अनुच्छेद 75 में हमने ये लिखा था कि राष्ट्रपति लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता है, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में। हम सेम कॉन्सेप्ट को रखते हैं सीएम के संदर्भ में।
राज्यपाल विधानसभा में, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा की प्रकृति लगभग एक जैसी होती है, हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। केंद्र में जो प्रकृति, जो कॉन्सेप्ट लोकसभा का है, राज्य में वही कॉन्सेप्ट, वही प्रकृति विधानसभा की है। तो राज्यपाल विधानसभा में जिस दल का बहुमत है उस दल के नेता को सीएम के रूप में नियुक्त करेंगे। अब अनुच्छेद 75 लिखा था, तो यहाँ पे 75 प्लस 89 कर देंगे तो आ जाएगा 164। यानी कि 164 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 164 164 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को सीएम के रूप में नियुक्त करेंगे। तो रटना नहीं है, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 का कॉन्सेप्ट 163 और 164 पर लागू होता है। सेम बात है, बस एक बात का फर्क है जो मैंने आपको बता रखा है कि स्वयं विवेकीय शक्तियां, हालांकि राष्ट्रपति को भी स्वयं विवेकीय शक्तियां प्राप्त है, परंतु संविधान में कहीं लिखित नहीं है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि राष्ट्रपति के पास स्वयं विवेकीय शक्तियां हैं। हालांकि एक ऐसा मंत्री परिषद जो लोकसभा में बहुमत खो चुका है, उस मंत्री परिषद की परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, मना कर सकते हैं, अपने स्वयं विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब राष्ट्रपति के पास भी स्वयं विवेकीय शक्तियां हैं, लेकिन संविधानतः नहीं है, संवैधानिक रूप से नहीं है। अगर प्रश्न ऐसा आ जाता है कि निम्न में से किसे, मैं यहाँ पे उदाहरण दे देता हूँ, सुनिए एक मिनट ज़रा। मान लेते हैं कि आपके सामने ऐसा प्रश्न आ गया कि निम्न में से किसे स्वयं विवेकीय शक्तियां प्राप्त है। अब देखिए ऑप्शन को सुनिए आप, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। मान लेते ऐसे आ गया, और ए में लिख दिया उसने राज्यपाल, बी में उसने लिख दिया राष्ट्रपति, सी में उसने लिख दिया लोकसभा अध्यक्ष, और यहां पे लिख दिया राज्यसभा का सभापति। अब मान लेते ऐसे उसने ऑप्शन दे दिए। क्या लिखा है, निम्न में से किसे स्वयं विवेकीय शक्तियां प्राप्त है। और मैंने आपको बताया है कि देखिए राष्ट्रपति को भी प्राप्त है, राज्यपाल को भी प्राप्त है, लेकिन अब हमें यहां से कोई एक चूज करना है, तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे केवल राज्यपाल, केवल राज्यपाल करेंगे मित्रों, क्योंकि यहां पे राष्ट्रपति भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि स्वयं विवेकीय शक्ति की बात हो रही है तो राष्ट्रपति से भी अच्छा ऑप्शन कौन सा है, राज्यपाल है, क्योंकि उसके बारे में अनुच्छेद 163 में साफ साफ जिक्र है। अब देखिए एक प्रश्न हो गया। अब मान लेते हैं कि ऑप्शन चेंज हो गए हैं, ऑप्शन ऐसे बन गए हैं कि निम्न में से किसे स्वयं विवेकीय शक्तियां प्राप्त है। ऑप्शन ए में राज्यपाल, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में ये आ गया ए प्लस बी दोनों, और ऑप्शन डी में राज्यसभा का सभापति। ये तो है ही नहीं है, इसको तो निकाल दो। अब देखिए, अब सोचने वाली बात है, अब हमारे पास तीन ऑप्शन है, अकेला राज्यपाल हो सकता है, अकेला राष्ट्रपति हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो अब हमें सोचना है, देखिए निम्न में से किसे स्वयं विवेकीय शक्तियां प्राप्त है। राज्यपाल भी हो सकता है, राष्ट्रपति भी हो सकता है, तब हम ए और बी दोनों करेंगे क्योंकि दोनों को प्राप्त है। अब थोड़ा सा और पर थोड़ा चेंज करते हैं, निम्न में से किसे संवैधानिक रूप से, निम्न में से किसे संवैधानिक रूप से स्वयं विवेकीय शक्तियां प्राप्त है। अब दोबारा से फिर उत्तर चेंज हो जाएगा, अब केवल राज्यपाल होगा, क्योंकि संवैधानिक शक्तियां जो प्राप्त है वो केवल और केवल राज्यपाल को ही प्राप्त है। तो यहां पे तीन प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, मैं तीनों को दोहरा देता हूं। अगर प्रश्न ये आ जाए कि निम्न में से किसे स्वयं विवेकीय शक्तियां प्राप्त है और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति में से एक चुनना है तो राज्यपाल होगा। अगर आ जाए निम्न में से किसे स्वयं विवेकीय शक्तियां प्राप्त है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों, ऐसा आ जाए तब अपने को दोनों चुनने हैं। लेकिन अगर आ जाए कि निम्न में से किसे संवैधानिक रूप से स्वयं विवेकीय शक्तियां प्राप्त है, तब भी केवल क्या होगा, राज्यपाल ही होगा। तो
ये तय करता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे प्रश्न की भाषा क्या है। कई बार ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ही गलत होते हैं। हमें यह देखना होता है कि सबसे कम गलत उत्तर कौन सा है। और कई बार ऐसा भी होता है 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ही सही होते हैं। हमें यह देखना होता है कि सबसे अधिक सही कौन सा है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी अपने को यूज करना है वहां पर। अब ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में हमने पढ़ लिया और मुख्यमंत्री के पद के बारे में हमने पढ़ लिया। अब मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ और बातें पढ़ते हैं। अनुच्छेद 164 का हम जिक्र करते रहेंगे। एक बार हम आर्टिकल 164 की बात कर रहे हैं, जिसमें लिखा गया है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को सीएम के रूप में नियुक्त करते हैं। इतनी बात लिखी। अब आगे क्या लिखा है? सीएम की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पहले बता रखा है, जब नियुक्ति का प्रश्न आता है XYZ की नियुक्ति कौन करता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि 99% चांसेस ये हैं कि उत्तर या राष्ट्रपति होगा या राज्यपाल। अगर पद केंद्र का है तो उत्तर राष्ट्रपति, और अगर पद राज्य का है तो उत्तर राज्यपाल। अब पूछे कि राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो सीएम करता, राज्यपाल करता है। लेकिन किसकी सिफारिश पर करता है, तो सीएम की सिफारिश पर करता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को सीएम के रूप में और सीएम की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, प्लस उनको शपथ भी दिलाता है। यानी सिर्फ नियुक्ति ही नहीं करता, बल्कि उनको शपथ भी दिलाता है। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल। अब देखिए आगे, सीएम की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनको शपथ दिलाता है। अब ये मंत्री जो है, जो मंत्री परिषद है, इसमें किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, ये तो सीएम तय करेंगे। लेकिन फाइनली जो मोहर लगाएंगे वो कौन लगाएंगे, राज्यपाल। अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कौन करता है, और उत्तर में आपके पास राज्यपाल भी है और उत्तर में आपके सीएम भी है, तो आपको सीएम करना है। विभागों का बंटवारा हमेशा सीएम करते हैं, केंद्र में ये काम पीएम करते हैं। राष्ट्रपति ने फाइनली सिर्फ स्वीकृति देनी होती है। राष्ट्रपति ये नहीं कहेंगे कि भाई इस बंदे को अर्थशास्त्र के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी आप इस बंदे को वित्त मंत्री बना रहे हैं, ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, आप इसको शिक्षा मंत्री बना रहे हैं। राष्ट्रपति ऐसा नहीं कहेंगे। राष्ट्रपति जी के पास जो भी लिस्ट पहुंचेगी, राष्ट्रपति जी उस व्यक्ति को उस पद के मंत्री के रूप में फाइनली नियुक्त कर देंगे। तो विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं और राज्य में सीएम करते हैं। अगर एक मंत्री को एक डिपार्टमेंट दे दिया गया है और बाद में उसके डिपार्टमेंट में किसी भी प्रकार का फेरबदल करना है, तो ये काम भी कौन करेंगे, सीएम करेंगे। राष्ट्रपति फाइनली उस पर मोहर लगाते हैं। ये जो सभी मंत्री हैं, जो मंत्री परिषद है, ये मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी। जब हम केंद्रीय मंत्री परिषद की बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और ये राज्य मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, विधानसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से जब केंद्रीय मंत्री परिषद की बात कर रहे थे, केंद्रीय मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, तो राज्य मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। ये दो ही उत्तरदायित्व होते हैं। कई बार ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि निम्न में से मंत्री परिषद का, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा प्रश्न नहीं लिख सकता, टाइम बहुत लग जाता है, निम्न में से मंत्री परिषद का कौन सा उत्तरदायित्व नहीं होता।
कौन सा उत्तरदायित्व नहीं होता? वो पूछेगा सामूहिक, तो सामूहिक होता है। वो पूछेगा व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत भी होता है। वो पूछेगा विधिक, तो विधिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद का नहीं होता। सिर्फ सामूहिक उत्तरदायित्व होता है विधानसभा के प्रति, या मैं यूं कहूं प्रथम सदन। ऐसा भी आ सकता है कि वो आपको विधानसभा लोकसभा उत्तर में नहीं दे, वो पूछे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब आ गया प्रथम सदन के प्रति, द्वितीय सदन के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, इनमें से कोई नहीं। तो अपने को घबराना नहीं है। मैंने आपको लोकसभा विधानसभा को किन किन नामों से पुकारते हैं बाकायदा बता रखा है। लोकसभा क्योंकि जनता द्वारा चुना गया सदन होता है, इसलिए प्रथम सदन होता है, और विधानसभा की प्रकृति सेम है, तो विधानसभा प्रथम सदन। राज्यसभा और विधान परिषद द्वितीय सदन। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, विधानसभा को भंग किया जा सकता है, इसलिए इनको बोलते हैं निम्न सदन, और राज्यसभा और विधान परिषद को उच्च सदन। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है। ऐसा आ सकता है कि निम्न में से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो अगर वहां पे प्रथम द्वितीय आता है तो प्रथम सदन, अगर वहां पे निम्न उच्च आता है तो निम्न सदन। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं लगातार कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए। मित्रों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, वाकई अच्छी लग रही है, तो आप अपनी तरफ से हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं बार बार बोलता हूं कि आपका जो प्यार है, जो कमेंट के रूप में आप अपना प्यार दर्शाते हैं, हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की। और ऐसी मेरी कोशिश भी रही है कि लगातार मैं आपको वीडियो अवेलेबल करवाता रहूं, लगातार नए नए कॉन्सेप्ट आपको उपलब्ध करवाता रहूं। ये आप लोगों का प्यार है, स्नेह है, प्रेम है, जो हमें नया करने का, कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और शेयर करते रहें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने मुख्यमंत्री के पद के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। अब इसके बाद में हमें देखना है मुख्यमंत्री पद से संबंधित क्वालिफिकेशंस क्या होती है। अब देखिए हम योग्यताएं पढ़ते हैं। योग्यताएं, और योग्यताओं में देखिए भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, ये तो बातें कॉमन सी हो गई है। देखिए न्यूनतम आयु का प्रश्न यहां पे बड़ा अच्छा बनता है। न्यूनतम आयु यानी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, किसकी बात कर रहे हैं हम? सीएम की। वहां पे ऑप्शन आएगा 25 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 65 वर्ष की, न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष, ऐसा आ जाएगा, या फिर 35 वर्ष, मान लीजिए ऐसा आ जाता है। देखिए क्या पूछा है, ऐसा प्रश्न दे सकता है कि मुख्यमंत्री की योग्यताओं के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, ऐसे पूछ सकता है। पहला प्रश्न दे दिया उसने कि उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, दूसरा उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है या होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अब आप क्या उत्तर देंगे इसका? और अगर आपको उत्तर नहीं सूझ रहा है तो आप याद करिए प्रधानमंत्री वाला कॉन्सेप्ट। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 25 वर्ष। तो सीएम के लिए भी कितनी होगी? 25 वर्ष। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। मैं दोबारा से दोहरा देता हूं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सभी की अगर हम बात करें तो इनके बारे में अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, तो इनके बारे में न्यूनतम का उल्लेख नहीं है, अधिकतम का उल्लेख है 65 वर्ष और अधिकतम का उल्लेख है 62 वर्ष।
इनके बारे में अधिकतम का उल्लेख नहीं है, इनके बारे में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी बातें होती है जहाँ पे अपने प्रश्न गलत होने की संभावना होती है, और अगर आसान प्रश्न को हमने गलत कर दिया तो उसके बाद हमारी तैयारी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आप आसान प्रश्न को सही करें, प्लस कुछ ऐसे कठिन प्रश्न भी सही करें जो औसत व्यक्ति, औसत लोग सही नहीं कर रहे हैं, तभी हमारा सिलेक्शन होता है। तो इन छोटी छोटी बातों को मैं इसीलिए बार बार दोहराता हूं ताकि ये बातें अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो न्यूनतम आयु की हम बात कर रहे थे, तो न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। अब देखिए एक प्रश्न बन सकता है यहां पे बहुत अच्छे वाला, अगर सीएम बनने वाला व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य है, अगर सीएम बनने, अभी बना नहीं है, अगर सीएम बनने वाला व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब मान लेते हैं ऐसा एक प्रश्न आ गया है और मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान प्रश्न है और मेरे ख्याल से लगभग 50% से ज़्यादा इस प्रश्न को गलत भी करेंगे। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं। वो पूछ रहा है कि विधान परिषद में से अगर किसी व्यक्ति को हम सीएम बना रहे हैं तो उस व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर हम सीएम की बात करते हैं तो इसकी न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। अगर हम विधान परिषद के सदस्य की बात करते हैं तो इसकी न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। ऑप्शन में 25 भी है 30 भी है, हम क्या करेंगे? कॉमन सेंस नहीं लगाना ज़्यादा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चाहे वो विधान परिषद का सदस्य है, चाहे वह विधानसभा का सदस्य है, और चाहे वह किसी का सदस्य है ही नहीं, जब बात सीएम की है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही होगी। चाहे वो विधान परिषद का, विधानसभा का, चाहे वो लोकसभा का, चाहे किसी का भी सदस्य है, जब वो सीएम के रूप में नियुक्त हो रहा है तो मान के चलो कि कम से कम 25 वर्ष का तो वो है ही। 30 वर्ष का है अच्छी बात है, 30 वर्ष का है अच्छी बात है, 35 का है और अच्छी बात है, लेकिन हमें जो चाहिए कॉन्सेप्ट के रूप में तो न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें 25 वर्ष चाहिए। हालांकि 30 वर्ष है, विधान परिषद का सदस्य बन रहा है 30 वर्ष है, 25 वाली आयु उसमें ऑलरेडी कवर हो रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है, सिद्धांत ये कहता है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? 25 वर्ष ही होगा। तो योग्यताओं में सिर्फ न्यूनतम आयु का अपने को थोड़ा आइडिया रखना है। अब योग्यता हो गई, योग्यता के बाद नियुक्ति होती है, और नियुक्ति को तो हम अनुच्छेद 75 में पढ़ चुके हैं। राज्यपाल विधान सभा में बहुमत दल के नेता को सीएम के रूप में नियुक्त करते हैं। ऐसा दल जिसका विधानसभा में बहुमत है। अगर किसी भी दल का विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। पहला, तो वे सबसे बड़े दल को ये कहें कि भाई आइए और सरकार बनाइए। सबसे बड़ा दल, उस दल के पास चाहे 30% सीटें हैं, 40% सीटें हैं, या फिर उसके पास 49% सीटें हैं, ये कितनी भी हैं। अगर 50% से अधिक हैं तो वो दल बहुमत में है। लेकिन मान लेते हैं कि 4 या 5 दल उस विधानसभा में हैं और किसी के पास 20% सीटें हैं, किसी के पास 30% सीटें हैं, किसी के पास 35% सीटें हैं, ऐसे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सीएम किसको बनाएं? किसी को नहीं बना सकते क्योंकि सिद्धांत पे खरा नहीं उतर रहा। लेकिन राज्यपाल के पास इतनी स्वयं विवेकी शक्ति है कि वो इनमें से किसी भी व्यक्ति को सीएम के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को सीएम के रूप में नियुक्त कर दिया तो अब ये बाउंडेशन है, अब ये बाध्यता है कि 1 माह के भीतर भीतर वह व्यक्ति अपना बहुमत साबित करे। वो ये दिखा दे कि भाई विधानसभा के आधे से अधिक सीटें मेरे पक्ष में वोटिंग करेगी। अगर उसने ये साबित कर दिया तो वो सीएम बना रहेगा।
और अगर वो ऐसा साबित नहीं कर सकता तो सरकार गिर जाएगी, दोबारा से सीएम बनाएंगे, दोबारा से बहुमत साबित करना होगा। सबसे बड़े दल को बुला सकते हैं, अच्छा सबसे बड़ा दल नहीं है, दूसरा सबसे बड़े गठबंधन को बुला सकते हैं। सबसे जो बड़ा गठबंधन है उसको बुला सकते हैं। गठबंधन का मतलब 2 या 3 या 4 दल मिलकर एक समूह बना लेते हैं। अब उसके पास चाहे 30% सीटें हो गई, 40 हो गई या 50 हो गई, तो उनमें से जो नेता है उनको आगे बुला सकते हैं सीएम के रूप में। या फिर वो क्या कर सकते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं कि यहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, तो राष्ट्रपति शासन भी वहाँ पर लगाया जा सकता है। तो ये राज्यपाल के पास पावर होती है। भाई सबसे अगर तो बहुमत है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी के पास बहुमत नहीं है तो सबसे बड़े दल को, सबसे बड़े गठबंधन को बुला सकते हैं सरकार बनाने के लिए, या फिर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ये बात इतना ख्याल रखना कि अगर किसी भी व्यक्ति को सीएम के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, उसके पास बहुमत नहीं है, तो 1 माह के भीतर उसको साबित करना होगा कि उसके पास बहुमत है। अगर उसने साबित कर दिया तो सीएम बना रहेगा, वरना तो सीएम के रूप में उसका पद समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही सीएम का पद समाप्त होगा, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद का पद समाप्त हो जाएगा। नियुक्ति के बाद आता है शपथ। देखिए मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, और आपको आइडिया है कि जब प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी, तो मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाएगा, राज्यपाल। कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। और मुख्यमंत्री जी क्या शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री जी वही शपथ लेते हैं जो प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं, यानी कि वे पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की सुरक्षा की शपथ लेते हैं। मेन होता है पद व गोपनीयता की शपथ। शपथ के बाद हम आते हैं कार्यकाल पे। कार्यकाल कितना होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने वाला है। वैसे तो मुख्यमंत्री का और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है, या यूं कहें कि उनका कार्यकाल तब तक होता है जब तक विधानसभा में उनका बहुमत है। इसको हम कह सकते हैं अनिश्चित। लेकिन सैद्धांतिक रूप से पूछा जाए तो 5 वर्ष होता है, यानी एक सरकार का कार्यकाल टाइम पीरियड हमने रखा है 5 वर्ष, लेकिन उससे पहले भी सरकार गिर सकती है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल होता है और उसमें 2 ऑप्शन है, मान लीजिए 5 वर्ष भी है और अनिश्चित भी है, तब आपको उत्तर करना है अनिश्चित। अगर 5, 6, 7, 8 ऐसा दे दिया तो 5 वर्ष करना ही करना है, क्योंकि वहां पर सर्वश्रेष्ठ जो उत्तर होगा 5 वर्ष होगा। लेकिन 5 वर्ष और अनिश्चित दोनों है तो उत्तर अनिश्चित ही होगा। हाँ, अगर प्रश्न ऐसा है कि संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, फिर उत्तर क्या होगा, 5 वर्ष, क्योंकि संविधान में 5 वर्ष लिखा हुआ है। कार्यकाल के बाद मुख्यमंत्री को हटाने के लिए देखिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विधानसभा में, जैसे प्रधानमंत्री को हटाने के लिए लोकसभा में लाया जाता है। उस अविश्वास प्रस्ताव पर हम ये देखते हैं, वोटिंग करवाते हैं कि भाई आप में से कौन कौन कैंडिडेट हैं जो उस अविश्वास प्रस्ताव पर साइन करने वाले हैं। अब मान लेते हैं, देखिए एक विधानसभा में जो टोटल सदस्य संख्या है वो मान लेते 100 है, क्लियर। ए दल है और मान लेते बी दल है, मान लो कि 2 ही दल है। ए के पास सीटें कितनी है, 51, बी के पास कितनी है, 49, मान लेते हैं ऐसा है। अब ए के पास बहुमत है, लेकिन अगर ए के कुछ कैंडिडेट 1 या 2 निकलकर बी के पास आ गए, तो अब बी को पता चलेगा कि बहुमत मेरे पास है, तो बी अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगा कि भाई ए के पास, हालांकि ए ने सरकार बना रखी है, मुख्यमंत्री है, लेकिन इसके पास बहुमत नहीं है। तो जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा वो फ्लोर टेस्ट करवाएगा, राज्यपाल फ्लोर टेस्ट करवाएंगे कि हम फ्लोर टेस्ट करवा लेते हैं, भाई देखते हैं किसके पास बहुमत है, किसके पास नहीं है। तो अब क्या होगा, अब बी की तरफ से जो बंदे साइन करेंगे, मान ली साइन होते रहे इधर, अभी ए के पक्ष में होंगे। अब अगर ए के पक्ष में 50 से अधिक साइन हो गए हैं तो ए सीएम बना हुआ है, लेकिन अगर 50 से कम हो गए हैं तो ये मान के चलो उसके पास बहुमत नहीं है, ए की सरकार गिर जाएगी।
तो अविश्वास प्रस्ताव से मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का पद समाप्त किया जा सकता है अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो। अब आता है मुख्यमंत्री का त्याग पत्र। देखिए, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र हमेशा किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को। राज्यपाल को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। वैसे मुख्यमंत्री तब तक पद में बने रहेंगे जब तक अगला चुनाव होकर अगला मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं कर लिया जाता। हालांकि अगर आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री कब तक बना रहेगा, जब तक अगला मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेता तब तक जो पहले वाला मुख्यमंत्री है काम करता रहेगा बतौर एक मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये मुख्यमंत्री के पद का पूरा स्ट्रक्चर हो गया है। अब कुछ बेसिक सी बातें देखिए, जो मंत्री होते हैं वो चाहे तो विधानसभा के सदस्य हैं चाहे विधान परिषद के सदस्य हैं, वो दोनों बैठकों में भाग ले सकते हैं। दोनों बैठकों में भाग ले सकते हैं। मान लीजिए विधानसभा की बैठक हो रही है तो मंत्री जी यहां पर भी भाग ले सकते हैं। अगर विधान परिषद की बैठक हो रही है तो यहां पर भी भाग ले सकते हैं। विधानसभा की बैठक हो रही है वहां पे बोल सकते हैं, अपना भाषण दे सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। विधान परिषद की बैठक हो रही है वहां पर बोल सकते हैं, विचार रख सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और फाइनली उसको वोटिंग हो रही है तब मंत्री, अगर देखिए विधान परिषद से कोई सदस्य मंत्री बना है तो विधान परिषद में वोटिंग करेगा, और अगर विधानसभा से कोई व्यक्ति मंत्री बना है तो विधानसभा में वोटिंग करेगा। यानी कि फाइनली अब कॉन्सेप्ट क्या है कि मंत्री किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, परंतु मत या वोटिंग केवल उसी हाउस में करेंगे जिस हाउस के वे मेंबर हैं। अगर विधान परिषद का कोई मेंबर हमने मंत्री बना लिया है तो ये मंत्री विधानसभा में बैठ सकता है, बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। यहां पर वोटिंग इसकी कहां होगी? विधान परिषद में ही होगी। एक पद है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता भी विधानसभा की बैठक में भी भाग ले सकता है, विधान परिषद की बैठक में भी भाग ले सकता है, बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है, परंतु दोनों सदनों में वो मतदान नहीं कर सकता, वोटिंग नहीं कर सकता। बस वो वहां पे पहुंच सकता है, अपनी हाजिरी लगा सकता है, बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है, लेकिन फाइनली जब किसी प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही है तो महाधिवक्ता जी वोटिंग नहीं कर सकते। केंद्र में ये पावर थी महान्यायवादी के पास, राज्य में ये पावर है महाधिवक्ता के पास। अब हम बात करते हैं मंत्री परिषद की। देखिए, मंत्री परिषद को बहुत अच्छे से समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेंटर में हम मंत्री परिषद को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस हमें इतना देखना है मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। तो 4 स्तर के मंत्री होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, तीसरे होते हैं राज्य मंत्री और चौथे होते हैं उप मंत्री। एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, एक होता है राज्य मंत्री अधीनस्थ प्रभार। ये 4 स्तर के मंत्री होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट है तो पूरा उनके अंडर में होगा। कोई सिंचाई मंत्री है, कृषि मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, चिकित्सा मंत्री है, रेल मंत्री है, परिवहन मंत्री है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट उनके अंडर में होगा, वो किसी के अधीन नहीं होंगे। जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है वो भी अपने विभागों के प्रमुख होते हैं और पूरा का पूरा डिपार्टमेंट उनके अंडर में होता है। लेकिन कैबिनेट मंत्री
और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है, इन दोनों फर्क क्या है? बस इनका जो दर्जा होता है, जो स्टेटस होता है, वो कैबिनेट स्तर का होता है और इनका जो दर्जा होता है वो राज्य मंत्री के स्तर का होता है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। तीसरे होते हैं राज्य मंत्री अधीनस्थ प्रभार। अधीनस्थ का मतलब किसी के अंडर में काम करते हैं, और किन के अंडर में काम करते हैं? राज्य मंत्री अधीनस्थ प्रभार कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करते हैं। यानी कि मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लेते हैं कैबिनेट में एक मंत्री है शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री होगा एक, और शिक्षा मंत्री पूरे शिक्षा मंत्रालय का सर्वोच्च होगा, पूरा का पूरा शिक्षा मंत्रालय उसके अंडर में होगा। और एक होगा शिक्षा राज्य मंत्री, और ये शिक्षा राज्य मंत्री इस कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करेगा। यानी कि शिक्षा जो राज्य मंत्री होगा वो इस कैबिनेट मंत्री के अधीन ही एक शिक्षा मंत्री है, स्वतंत्र निकाय का कोई मंत्री नहीं है। और तीसरे होते हैं उपमंत्री। इनका देखिए अपने आप में कोई काम नहीं होता, इनका काम होता है सभी मंत्रियों की हेल्प करना। अब ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, ये राज्य मंत्री अधीनस्थ प्रभार है, इन दोनों का स्टेटस बराबर है लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है। इनका काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है लेकिन स्टेटस अलग अलग है। शब्दों को समझें। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मैं सिर्फ एक बार नाम देता हूं। ए और बी का काम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, परंतु इन दोनों का स्टेटस अलग अलग है। बी और सी का स्टेटस बिल्कुल बराबर है लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है, क्योंकि ये अपने विभाग का प्रमुख है और ये किसी के अंडर में काम करता है। उसके बाद में अगर बात करें कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद की जो अधिकतम सदस्य संख्या है, राज्य की बात कर रहे हैं हम, किसी राज्य में, केंद्र की बात नहीं हो रही, राज्य में जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी किसी भी मंत्री परिषद की, वो होगी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, और न्यूनतम कितनी होगी? 12 सदस्य। यानी कम से कम तो 12 मंत्री होने चाहिए। और अधिकतम मंत्री कितने होंगे? उस राज्य की विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको राजस्थान का उदाहरण देता हूं क्योंकि मैं राजस्थान से हूं। तो राजस्थान की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200। तो 200 का 15% जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, जिसमें एक होगा सीएम प्लस 29 अन्य मंत्री होंगे। सीएम सहित अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 15%, और न्यूनतम कितनी होगी? 12 सदस्य। कम से कम 12 मंत्री तो होने चाहिए, और अधिकतम कितने होने चाहिए? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। तो इसके साथ ही जो मोटा मोटा ये अपना अध्ययन था मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का, ये कंप्लीट होता है। एक बात मैं आपको दोहराना चाहूंगा कि चाहे तो हम केंद्रीय मंत्री परिषद पढ़ें, चाहे हम राज्य मंत्री परिषद पढ़ें, केंद्रीय मंत्री परिषद पढ़ेंगे तो उसका डायरेक्ट संबंध होगा लोकसभा से, राज्य मंत्री परिषद पढ़ेंगे तो उसका डायरेक्ट संबंध होगा विधानसभा से। देखिए कैसे? प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, पहला संबंध हो गया। मैं सेंटर के बारे में बात कर लेता हूं, उसको राज्य में आप अपने आप रख लेना, या ऐसे यहां पे रखते हैं तो मुख्यमंत्री हमेशा विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, हो गया द्वारा से। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा से विधानसभा से संबंध हो गया। तीसरा, मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा का 15% होगी, विधानसभा का 15% होगी। तो विधानसभा से हो गया, लोकसभा से हो गया। तो जब भी कोई प्रश्न आएगा, प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होती है? जितनी लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु होती है। सीएम की न्यूनतम आयु कितनी होती है? जितनी विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु होती है। तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का संबंध लोकसभा से होगा, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का संबंध विधानसभा से होगा। इसको रटना नहीं है। तो इसके साथ अपना ये मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद वाला जो बिंदु था, जो टॉपिक था, वो मेरी तरफ से पूरा हो गया है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया है तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके लाइक, आपके कमेंट और आपके चैनल सब्सक्राइब करने का।